सभी को प्रणाम, नमस्कार। बुद्ध की धरती कपिलवस्तु से मैं डॉक्टर सज्जन कुमार त्रिपाठी इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी स्नेहीजनों, सुधीजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और फिर से वंदन करता हूं। जैसा कि 25 जनवरी से मैंने यह सदेंदु लाइव ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बौद्धिक और सांस्कृतिक होने के साथ साथ जो हमारे मित्र हैं वो एक साथ इस मंच पर आए, अपनी बातें रखें और जिनसे सभी को लाभ मिले और सभी लाभान्वित हों। यह भी उद्देश्य था कि जो हमारे छात्र छात्रा हैं उन्हें इसका भरपूर लाभ मिल सके। और विद्वान किसी कारणों से हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते थे, वो कोरोना महाराज के कारण जो ये वरदान मिला ऑनलाइन, इससे हम हमारे साथ ऑनलाइन ही सही मुखातिब हो सके। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। सबसे पहले इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मातृभाषा वो है जो हमें हमारी माँ से उपहार में मिलती है और हमारी माँ सबसे धरती पे सबसे प्रिय हमारी होती है। शायद उससे अधिक लगाव हमें किसी से नहीं होता। शायद इसीलिए ये जो पूरा क्षेत्र है, इसके लिए हमने ब्रज, अवधी और भोजपुरी समागम देकर के इस प्रदेश से 3 कोने से और साथ में एक भोजपुरी से भी, बिजनौर से, 20 से शाहजहांपुर से और देन छपरा से, ये 3 दिग्गज पर्सनालिटी मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। ये समागम करने के लिए मैं आपके बीच लेकर के आया हूं और निश्चित तौर पर यह मंथन जो हमारे हिंदी के छात्र हैं और जो हमारे हिंदी के छात्र नहीं हैं, लेकिन मातृभाषा उनकी जड़ों में, उनके लोक व्यवहार में और उनके लैंग्वेज में है, इससे उनको वो लाभान्वित हो सके, इससे उनको फायदा मिल सके, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अभी बसंत पंचमी गुजरी, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उस दिन जन्म दिवस भी था। तो यह कार्यक्रम शुरुआत करें और हम अपने तीनों अतिथियों का परिचय दें। इससे पहले जो हमारे निराला जी ने एक भारतवासियों के लिए एक वरदान मांगा मां वीणावादिनी से, आइए हम उसी से शुरुआत करते हैं। वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे, नव गति नव गए ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नव के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे। हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं जो भी सुधीजन हमसे जुड़े हुए हैं वो उन सही मैसेज और समझ को उन तक पहुंच जाए जिस उद्देश्यों को लेकर के आज यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जो भी इससे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक आप शेयर करिए ताकि अधिकतम लोगों तक यह कार्यक्रम आज का पहुंच सके। इन केस किसी भी कारणवश आप इसको आज लाइव नहीं देख पाएंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल सदेंदु लाइव पर इसके बाद मौजूद रहेगी, आप कभी उसे देख सकते हैं। तो आइए आज के अतिथिगण से हम परिचय प्राप्त करें। हमारे बीच हिंदी विभाग आरबीडी महिला पीजी कॉलेज बिजनौर से डॉक्टर शारदा द्विवेदी मैम हैं। उसके बाद शाहजहांपुर केबीएस से हमारे सर श्री अनुराग पांडे सर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, गजब के बोलते हैं। और इसके बाद भोजपुरी की बात करने के लिए डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा बिहार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तीनों शख्सियत के शब्द ही इनकी पहचान है। मैं इनके बारे में और अगर अधिक बताऊं सिर्फ टाइम भी किल होगा। आप सीधे इनसे जुड़िए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमसे इनबॉक्स में पूछिए। मैं इनसे डायरेक्ट आपका मुखातिब कराने के लिए वो प्रश्न भी पूछूंगा। और अगर
आपको और भी कुछ भाषाई संबंधी जानकारी चाहिए तो बाद में भी आप इनसे पूछ सकते हैं, ये आपके बीच अवेलेबल रहते हैं। एक बात मैं और बता दूं, ब्रज भाषा पर शारदा मैम बोलेंगी, अवधी पर अनुराग सर बोलेंगे और भोजपुरी पर चंदन सर बोलेंगे। लेकिन ये मैंने रिक्वेस्ट किया है, ये हिंदी के दिग्गज हैं, ये अपनी मातृभाषा और भाषा समेत तमाम विषयों पर एकाधिकार से बोल सकते हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे आज के वक्तागण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन सदंदु लाइव के इस कार्यक्रम में है, और इसके साथ ही जितने लोग भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं सभी का हार्दिक वंदन और स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के एक छोर से शुरू करते हैं और डॉक्टर शारदा द्विवेदी मैम को इस आभासी पटल पर आमंत्रित करते हैं, विद रिस्पेक्ट आमंत्रित करते हैं कि वह आए और ब्रज भाषा के जो भी उस पर प्रकाश डाल सकती हैं वो डालें। आइए मैम, आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शारदेंदु त्रिपाठी सर का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया। मेरा प्रथम तरीके से व्याख्यान है और प्रथम हो सकता है कुछ क्षमा प्रदान करेंगे, ऐसा मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1999 में 21 फरवरी 1952 को अपनी मातृभाषा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बांग्लादेश के शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से यह प्रतिवर्ष अपनी मातृभाषा को सम्मान और महत्व देने के लिए मनाते आए हैं। 2005 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2032 के दशक को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये जो अपनी मातृभाषाओं का, जो स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया जाएगा, यह इस बात की ओर संकेत है कि कहीं ना कहीं मातृभाषाएं खतरे में हैं। मनाया उसी को जाता है जिसको भूलने का डर हो या जिसके लगता है कि जो संकट में है। तो आज हमारी मातृभाषाओं पर वास्तव में संकट है, क्योंकि दुनिया को कहा जा रहा है एक गांव एक बाजार। जैसे ही हम एक की बात करने लगते हैं तो ये एकात्मकता कहीं ना कहीं खतरे का भी संकेत है। बहुभाषाविद भारत जैसे देशों के लिए या पूरे विश्व की बहुभाषिक संस्कृति के लिए खतरा भी है। तो आज हमें इस मातृभाषा दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम एक बार अपनी मातृभाषाओं को, अपनी बोलियों को एक बार हम याद करें और हम उन्हें आज के ही दिन केवल ना याद करें, हम उनमें विपुल जो साहित्य उपलब्ध है, जो संस्कृति है, जो गीत है, उन सबको भी याद करें और बार बार याद करें, ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें और उन अनमोल निधियों से जुड़े रहें जो हमारी समृद्ध विरासत है, जो हमारे साहित्यकार हमें दे गए हैं। वो केवल उस बोली या उस भाषा में ही पाया जाता है, अनुवाद में तो हम कभी नहीं पाएंगे। और उसका रस हम तभी ले पाएंगे जब हम उस बोली या उस भाषा को जानेंगे। तो मेरा व्याख्यान ब्रज भाषा पर है और यह एक ऐसी बोली है जो मध्यकालीन युग में आकर भाषा का दर्जा प्राप्त करती है। जो दर्जा आज खड़ी बोली हिंदी को प्राप्त है, वह अपने समय में ब्रज भाषा को प्राप्त होता है। ब्रज भाषा पूरे भक्ति आंदोलन के केंद्र में, भक्ति आंदोलन की संवाहक भाषा बन जाती है। भक्ति आंदोलन की संवाहक है जो उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम भारत को भाषा के स्तर पर एकता के सूत्र में पिरो देती है, एकता के सूत्र में बांध देती है, जहां ना हिंदू और मुस्लिम सभी एकजुट हो जाते हैं। जहां कबीरदास जैसे अक्खड़ कवि भी समाज, उसी भाषा, ब्रज भाषा के माध्यम से समाज सुधार करते हैं, पंडितों को भी ललकारते हैं और मुल्लाओं को भी ललकारते हैं। आज के समाज में जो हम देख रहे हैं, जहाँ धर्म पर और धर्म पर और जातियों पर बात करना राजनीति का विषय बन गया है, वहां हम देख रहे हैं कि उस युग का एक कवि इसी भाषा, ब्रज भाषा के माध्यम से समाज सुधार कर रहा है। समाज सुधार किस रूप में? पहले वो उनको फटकारता है, उनकी कमियों की करता है कि
कि आप पंडित को कह रहा है कि पाहन पूजे घर मिले तो मत पूजो पहाड़, वो एक पुजारी को डांट रहा है। फिर एक तरफ वो मुसलमानों को फटकार रहा है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, अल्लाह बाग दे, क्या बहरा हो चुका है, क्या वो खुदा बहरा हो गया है कि तुम बाग दे रहे हो। ये साहस कवि में, ये निर्भीकता एक कवि में आती है। ये इस भाषा की भी शक्ति है कि जैसे भाषा क्या है, हमारे भावों की संवाहक है। भाषा हम बोल के अपने भाव एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं, अपने भाषा में हम चिंतन करते हैं, और भाषा में ही सब कुछ संभव है। हम मन में सारी अच्छी बातें रखे रहे, लेकिन जब तक हमको हम संवाद के रूप में, लिखित या वाणी के रूप में प्रकट नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कबीर ये साहस करते हैं उस युग में, वहां भक्ति आंदोलन के युग में, भक्ति साहित्य में कबीर जैसा साहसी निर्भीक नहीं हम पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा, हम सूरदास की बात करते हैं, सूरदास जी की। सूरदास तो ब्रज भाषा के वो पहले कवि रहे हैं जो ब्रज भाषा को बोली से भाषा के स्तर पर प्रतिष्ठित करते हैं। ब्रज बोली जो एक ब्रज के केंद्र की बोली थी, जो मथुरा के आसपास चारागाहों में बोले जाने वाली चरवाहों की बोली थी, उस बोली को जो ब्रज क्षेत्र के आसपास, जिसका नाम से ही आता है, जिसका तात्पर्य है कि ब्रज मथुरा के आसपास की बोली, उस बोली को वो भाषा के स्तर पर, उसके लालित्य से, उसकी रसमयता से, उसकी तन्मयता से भाषा के स्तर पर प्रतिष्ठित करते हैं, और पूरा उसमें सारा रस सौंदर्य अभिषिक्त कर देते हैं। पूरा जीवन उसमें बोलता है, जहाँ प्रेम है, सौंदर्य है, जहाँ जब वो बाल लीला का वर्णन करने चलते हैं तो एक पूरा बाल मनोविज्ञान, एक पूरा चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। जब एक बालक कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं, मैया हो तो चंद खिलौना लई हो, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का बच्चा जिद कर रहा है, हट कर रहा है, जई हो लोटी धरनी परी अवनी, तेरी गोद न आई हो। इस तरह की जब उक्ति श्री कृष्ण बाल कृष्ण जब करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर का बालक कोई, तो अब एकदम अपनी आत्मीयता हो जाती है, जैसे लगता है हमारा बच्चा जिद कर रहा है, हट कर रहा है, और वो हट कितना सुंदर प्रतीत होता है। आज भी उत्तर भारत के गाँव में कहीं कोई बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कान्हा आया है, ये हमारा कान्हा। ये उस ब्रज भाषा की शक्ति है। मैं अवध क्षेत्र की हूँ, मैं देखती हूँ, या किसी भी पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में कहीं भी एक बालक पैदा होता है तो कहा जाता है हमारे घर कान्हा आए हैं, कृष्ण आए हैं। तो ये उस भाषा की शक्ति, उस भाषा में जो बाल लीला के वर्णन जो सूरदास जी ने कर दिए हैं, भाव विभोर कर देने वाले, तो ये उस भाषा की शक्ति है कि हम उसको, कृष्ण को अपना मान लेते हैं। वो कृष्ण जो यहाँ ब्रज क्षेत्र के थे और यहाँ महाभारत के युद्ध में गुरु बनते हैं अर्जुन के, वो कृष्ण हमें कितने अपने से एक बाल सखा लगते हैं, एक अपना बालक में हम कृष्ण की छवि देखते हैं। तो ये ब्रज भाषा की शक्ति है, जहाँ एक कवि हमें एक कर देता है, हमें अपने से जोड़ लेता है। उसके बाद आता है जब हम सूरदास का हम सुनते हैं भ्रमर गीत सार, जहाँ गोपियां, अनपढ़ गोपियां, तथाकथित अनपढ़ गोपियां उद्धव जैसे पढ़े लिखे निर्गुण निराकार योगी से शास्त्रार्थ करने पे आ जाती हैं। ये भी ब्रजभाषा की शक्ति है। सारा सगुण को सगुण के फेवर वाला, सारा सगुण को क्या कहते हैं, सगुण के समर्थन वाला ज्ञान उस ब्रज भाषा में आते हैं। वो तर्क करती हैं, कहते हैं ना, उस युग में बड़े साहस की बात होती है कि सूरदास जी अपनी गोपियों के माध्यम से, अपनी ग्वाल बालाओं के माध्यम से गीत सार में उद्धव जैसे पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति से शास्त्रार्थ कराते हैं और फिर उन्हें वो विजयी घोषित करते हैं। उद्धव कौन देश को वासी, क्या उद्धव मन न भये 10-20, एक फुटो सो गयो संग हो राधे। उद्धव, हमारे पास तो एक ही मन था और वो मन तो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से हम हमारे एक निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करें। तो ब्रज भाषा माध्यम बनती है तर्क का, बौद्धिकता का। तो गोपियों जैसी बुद्धिमान स्त्री पूरे मध्यकाल में आप कहीं नहीं पाएंगे। रीतिकाल में तो आकर खैर स्त्रियों की स्थिति तो एकदम मूर्तिवत हो जाती है, लेकिन पूरे भक्ति साहित्य में जितना तर्क, जितना वितर्क सूरदास की गोपियां करती हैं, शायद हम पूरे भक्ति काल में नहीं पाते। तो यह ब्रज भाषा की शक्ति है कि इसके माध्यम से सूरदास जी गोपियों के माध्यम से निर्गुण निराकार को के सम्मुख सगुण साकार ब्रह्म की स्थापना करते हैं। ब्रज भाषा माध्यम बन जाती है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने मत को प्रतिष्ठित करने का।
इसके बाद हम आते हैं तुलसीदास जी पर। तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि हैं, लेकिन ये ब्रज भाषा की शक्ति थी, ये ब्रज भाषा का आकर्षण था, ये ब्रज भाषा की महिमा थी। और ये उस युग में, भक्ति काल में, मध्य काल में, ये ब्रज भाषा का गौरव था कि बिना उसके उन्हें कोई भी कवि, ये लगता था कि जैसे वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। तो तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी तो भाषा की, उन्हें सरस्वती की सिद्धि थी, शक्ति थी कि उन्होंने उतना ही, जितना श्रेष्ठ साहित्य अवधि में रचा है, उससे कहीं बढ़कर श्रेष्ठ साहित्य उन्होंने ब्रज भाषा में दिया। और संख्या और परिमाण में भी ब्रज साहित्य, ब्रज भाषा में उन्होंने अवधि से ज्यादा लिखा है। तो वो विनय पत्रिका आप पढ़िए, मैं तो पढ़ती हूँ तो जैसे होता है ना, भाव विभोर हो जाती हूँ कि पूरा मन अपना खोल के तुलसीदास जी विनय पत्रिका के माध्यम से, जहाँ वो अपने नाम को, अपने आराध चिट्ठी लिखते हैं, पत्रिका लिखते हैं, आती लिखते हैं, विनय पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी मनोदशा खोल के रख दी है। और वो तरीका भी देखिए कि अपने आराध्य के सम्मुख पत्रिका किस माध्यम से पहुंचाते हैं, मां जानकी के माध्यम को तुम पहुंचा देना, अपनी दीनता, अपनी हीनता, अपनी कमियां पूरे उससे प्रकट करते हैं। यह विनय पत्रिका का उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं पल के एक और श्रेष्ठ कवियत्री, जिन्होंने ब्रज भाषा में रचना की, मीराबाई की। युग में एक स्त्री, आज स्त्रियों की, सोचिए वो युग जो मध्यकालीन युग था, जहाँ मुगलों का शासन था, जहाँ स्त्रियों की सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, एक स्त्री के केंद्र में आके खड़ी हो जाती है, जहाँ चार मध्यकाल के भक्त बीच में आके खड़ी होती है और निडर होके विष का प्याला पी लेती है कृष्ण के प्रेम में। ये एक स्त्री के साहस की बात है, जो जिसके सामने राज था, पाठ था, वो राजा की आज्ञा मांगती तो उसको राज दरबार था, राजमहल के सारे सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो साहस से आके खड़ी होती है। मीराबाई का पूरा स्त्री का साहस होता है, कैसे एक स्त्री खड़ी हो जाती है, तो कितनी निर्भीकता है मीरा के साथ में। और बसो मेरे नयनन में नंदलाल, और वो संतों के बीच में, उस युग में संतों, आज एक स्त्री रात बिरात कहीं बाहर निकल जाए तो कितने प्रश्न हो जाते हैं, और उस युग में एक स्त्री आके खड़ी हो जाती है समाज के बीच में, संतों की भीड़ में। उसमें कितनी स्त्रियां रही होंगी, मुझे लगता है शायद वो अकेली इक्का दुक्का साध्वी स्त्रियां रही होंगी, मीराबाई जैसी, जो उस पूरे पुरुष प्रधान समाज के, पूरे जहां पर्दा प्रथा थी, जहां सती प्रथा, ऐसे केंद्र में आके मीराबाई खड़ी हो जाती हैं। और बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हेरी मैं तो गिरधर के संग जाऊं, जहां वो कृष्ण के प्रेम के, आत्मीयता भरे पल के, एकांतिक पल के गीत गाती हैं भीड़ में, समाज के सम्मुख। तो ये एक स्त्री का साहस है, और वो राजस्थान की हैं, लेकिन ब्रज भाषा में गाती हैं, ब्रज भाषा में कृष्ण के, क्योंकि ब्रज भाषा अब एक पर्याय बन, एक राष्ट्रीय भाषा का स्तर ले चुकी थी, एक आंदोलन का स्तर ले चुकी थी। तो अपने भाव को, अपने विचारों को कहने का सबसे सशक्त माध्यम बन जाती है ब्रज भाषा, जहां पर मीराबाई अपने प्रेम के गीत गाती हैं, अपने एकांतिक, एक स्त्री, एक होता है कि सामान्य बात कहना, और एक होता है अपने अंतरंग क्षण को, अपने एकांतिक प्रेम की बात कहना, वो बात मीराबाई वहां पर कहती हैं। तो ये ब्रजभाषा की शक्ति है, और एक स्त्री की भी शक्ति है कि वो साहस करती है। मैं तो एक स्त्री के साहस को सलाम करती हूँ कि वहां पर वो पूरे समाज में खड़ी हो जाती है अकेली, मीराबाई। इसके बाद हम आते हैं, कहा जाता है ना कि भाषा की शक्ति या कृष्ण प्रेम की शक्ति कहिए, कि रहीम दास जी और रसखान जैसे कवि कृष्ण भक्त हो खड़े हो सकते हैं। ये इस भाषा की भी शक्ति है, और कृष्ण भक्ति काव्य की भी शक्ति है। और ये सूरदास ने जो एक शुरुआत की थी, एक शुभारंभ किया था एक ब्रज भाषा में कृष्ण काव्य की प्रतिष्ठा करके, बोली को भाषा के स्तर पर प्रतिष्ठित करके, कि रसखान भाव विभोर होके कहते हैं, मानुस हूं तो वह बसों ब्रज, मानुस हो तो वह रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं अगर मनुष्य जन्म लूं, अगले जन्म में कभी मेरा पुनर्जन्म हो, तो मैं कहाँ जन्म लेना चाहता हूँ? ब्रज के गांवों में, ग्वालों के बीच में। मैं पत्थर भी बनूं तो ब्रज की भूमि का पत्थर बनना चाहता हूँ। मैं मुझे कोई जगह पसंद ही नहीं। ये इस ब्रज भाषा की शक्ति है, जो उस क्षेत्र को भी लोकप्रिय बना देती है, जो कृष्ण के जहां जहां कृष्ण विचरण के उस भूमि को लोकप्रिय बना देती है। यह इस भाषा की शक्ति है। इसके बाद रसखान आते हैं, रहीम दास जी आते हैं, कबीर के अतिरिक्त सारे निर्गुण कवि। यह इस ब्रज भाषा की अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति है, व्यापक जन समाज से जोड़ने की शक्ति है, कि जो कबीर पूरे देश पे भ्रमण करते हैं, वो अपनी साखियां तो खड़ी बोली में लिखते हैं या पंचमेल
कई भाषाओं के शब्द आते हैं, लेकिन अपने गीतों के लिए वो ब्रज भाषा का चयन करते हैं। अपने सांसारिक अनुभवों में जो उनकी बुद्धि रमती है, जो उनके गीत एकांतिकता के गीत हैं, प्रेम के गीत हैं, भक्ति के गीत हैं, ईश्वर के प्रति, ईश्वर से मिलन के गीत हैं, वो ब्रज भाषा में अभिव्यक्त होते हैं। और जब वो गाते हैं, दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, यहाँ ईश्वर और जीव के मिलन के, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को भी वो उस ब्रज भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। कबीरदास जी इस ब्रज भाषा में अपने आप को राम का कुत्ता भी बनना स्वीकार करते हैं। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित भागे तित जाऊं, जहां वो राम मुझे खींचते, जित खेचे तित जाऊं, जिधर वो मुझे खींचते हैं मैं उधर जाता हूं। मैं अपने आप को राम का कुत्ता कहकर भी गौरव का बोध अनुभव करते हैं। यह इस भाषा की शक्ति है, ब्रज भाषा की शक्ति है। इसके बाद हम आते हैं सारे, अभी फिर हम आते हैं जितने निर्गुण भक्त कवि हैं, क्या कहते हैं, ये रैदास जी हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक से एक आप भजन सुनने बैठ जाइए, आपका सुबह शाम दिन बीतता जाएगा और आपका मन नहीं थकेगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और गाते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी उद्घोषणा करने वाला कवि ब्रज भाषा में अपने गीत गाता है। दादू पंत, सारे निर्गुण कवि अपने प्रेम के, भाई कबीर में तो जो अखड़ता है वो बाकी संतों में वो प्रेम है, विनय है, लेकिन वो सारी चीजें जिस तरह से कबीर की अखड़ता ब्रज भाषा में व्यक्त होती है, उसी टक्कर से विनम्रता और विनय भी ब्रज भाषा की ये शक्ति है कि उतनी ही विनम्रता, विनय और प्रेम भी ब्रज भाषा में व्यक्त होता है। इसके बाद हम ब्रज भाषा धीरे धीरे विकसित होती हुई आई, इसीलिए ब्रज भाषा का भी भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग का दर्जा दिया गया है। और ब्रज भाषा का भी भक्ति काल या मध्यकाल स्वर्ण युग है। अपने चरमोत्कर्ष पर ब्रज भाषा पहुंचती है। कुंभन दास को अकबर बुलाता है अपने दरबार में कि आइए हमारे दरबार में, उनको सम्मान देने के लिए। वो बड़े कवि हैं, अष्टछाप के कवि, उनको बुलाता है अपने दरबार में सम्मान देने के लिए। और कुंभन दास का एक कवि का साहस देखिए, एक भक्त का साहस देखिए, वो ब्रज भाषा में कहते हैं, संतन सो कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जिनके मुख देखत दुख उपजत, तिनको करबे परत सलाम, संतन सो कहा सीकरी सो काम। ये उस कवि का साहस है, उस भाषा ने उसको वो शक्ति दी है कि वो अकबर जैसे सम्राट को वो कह रहा है कि मेरे जैसे संत को वहां क्या कम है, सीकरी भैया राजधानी में हमारी क्या जरूरत। आज अभी किसी को अवसर मिले कि आपको प्रधानमंत्री बुलाएं, आप राजधानी में जाइए, दौड़ता हुआ जाएगा, भागता हुआ जाएगा। लेकिन ये उस युग के कवि का साहस था, उसका आत्मविश्वास था कि वो कह रहा है संतन सो कहा सीकरी सो काम। और इसके बाद हम आते हैं रीति काल में आते हैं। ब्रज भाषा जितना भावों के स्तर पर विस्तार पाती है, हर भाव, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो तर्क वितर्क हो, चाहे ज्ञान हो, है ना, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, वो सारे भाव भक्ति काल में जिस तरीके से पूर्ण होते हैं, उसके बाद रीति काल में आकर भाषा का विकास होता है। भाषा सर्वोच्च समृद्धि के शिखर पर पहुंच जाती है रीति काल में, क्योंकि रीति काल में ब्रज भाषा जो अभी तक लोक में थी, समाज में थी, भक्तों के हृदय में थी, भक्तों की वाणियों में थी, भक्तों के गीतों में थी, वो ब्रज भाषा आकर अब रीति काल में दरबारों की भाषा बन जाती है। और दरबार की भाषा होते ही उसका नकारात्मक पक्ष भी आता है, सकारात्मक पक्ष भी आता है। सकारात्मक पक्ष ये आता है कि ब्रज भाषा में जितनी कलाकारी हो सकती है, जितना उसका वैभव आ सकता है, जितना उसका अलंकार, रस, छंद, जितनी पच्चीकारी, जैसे होता नहीं, वो चूंकि शाहजहां का काल रहा है और मूर्ति कला के विकास का चरमोत्कर्ष रहा है, भवन निर्माण कला का रहा है, चित्रकारिता का रहा है, सारी कलाओं की मतलब स्वर्ण युग रहा है। तो वो कलाओं का असर रीतिकाल की कविताओं की भाषा पर भी पड़ा है। और चूंकि ब्रज भाषा ही थी केंद्र में, सारे महान कवियों की भाषा ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा ही है, तो वो कलाकारी, वो पच्चीकारी, वो भाषा की सारी शक्ति खींच लेने की, सारी भाषा की सारी शक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग रीतिकाल के कवियों ने किया है। और चूंकि वो दरबारी कवि थे, तो दरबारी होने की सबसे बड़ा ये लाभ है कि वहां वही टिक पाएगा जो श्रेष्ठ होगा।
वहां तो एक कंपटीशन है, एक प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा में वही कवि स्थान पाएगा जो सर्वोच्च होगा, सर्वोच्च प्रतिभा का। वहां कोई छूट नहीं, कोई बचाव नहीं है, वहां आपको राजा को प्रसन्न करना ही करना है। तो वो जो भाषा, वो भाषा के माध्यम से ही कर रहे हैं। भाषा अपनी पूरी तेज से, पूरी शक्ति से रीतिकाल में आती है। भाषा का जितना सौंदर्य है, रीतिकालीन कवि उसका प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले उसके प्रतिनिधि कवि रीतिकाल के हैं हमारे बिहारी लाल। बिहारी लाल जी कहते हैं कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। एक बिहारी सत्सई अपना एक ग्रंथ लिखकर पूरे गागर में सागर भर दिया, यानी सारे भावों को, नीति के, श्रृंगार के, प्रेम के, नखशिख सौंदर्य वर्णन के सारे भावों को ब्रजभाषा के माध्यम से बिहारी लाल जी प्रयोग करते हैं। बिहारी लाल जी उसमें सारा सौंदर्य भर देते हैं। नाद सौंदर्य है, ध्वनि सौंदर्य है, चित्रमयता है। एक उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन खसें दिन कहें नट जाए। या फिर कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। एक दरबार में, भरे पूरे दरबार में प्रेमी और प्रेमिका कैसे संवाद कर लेते हैं, आंखों ही आंखों में 4, 5, 6, 7 भावों को कवि भर दे रहा है। वो संवाद भी कर ले, सारी बात हो गई और प्रजा किसी और उस दरबार में कोई जान भी नहीं पाया। यह एक कवि की कुशलता ही है कि भाषा से, उसका भाषा कौशल है, उसकी कुशलता है, ये उसकी नीति, वो इसकी निपुणता है कि वो भाषा की शक्ति से इतने कार्य कर लेता है। इसके बाद हम आते हैं रीतिकाल के एक और महत्वपूर्ण कवि घनानंद। मैं चूंकि कुछ हमारे पास समय सीमा है, इसलिए मैं चुन के ही उन कवियों को रखूंगी जो वास्तव में हृदय को छू लेने वाले हैं, जो लोकप्रिय हैं और सर्वोच्च सीमा तक लोकप्रिय हैं। हम बात करते हैं घनानंद की। घनानंद को, जैसे अभी तक हम बिहारी की बात करते, बिहारी शब्दों के बाजीगर हैं, शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन वो भाव की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाए। उनके, वो कवि की कुशलता तो है, लेकिन वो भाव की गहराई, वो भाव का आलोड़न, वो जो हमारे हृदय को छू जाए, वो जिससे हमारे आंखों में आंसू आ जाएं, वो जिससे हमारे अंदर दर्द की टीस उठ पड़े, वो भाव हम पाते हैं घनानंद में। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको प्रेम की पीर का कवि कहते हैं। जहां प्रेम को कहा ही जाता है कि प्रेम होते ही दर्द की शुरुआत होती है, तो वो प्रेम की पीर के कवि हैं घनानंद जी, जिनको कहते हैं कुछ फारसी असर भी रहा है, लेकिन वो फारसी भाषा के भी जानकार थे। फिर भी उन्होंने फारसी में रचनाएं नहीं की, उन्होंने वो उस ब्रज भाषा में वो लालित्य, ब्रज भाषा चूंकि संस्कृत के निकट है, वो लालित्य खोज लिया और उस ब्रज भाषा में पूरा प्रेम, वो जो उनका सुजान के प्रति, नायिका के सुजान के प्रति जो उनकी प्रेमिका थी, जो सारा प्रेम था। तुम कौन धुपाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। कौन सी प्रेम की पट्टी पढ़ी है, कौन सा तुमने वो जो हमने बचपन में तख्ती देखी थी पट्टी, तुम कहाँ से पढ़ाई पढ़ के आए हो, पूरा का पूरा मेरा मन ले लिया, कैसा श्लेष है, और दिया छटाक तक नहीं। क्या तुम, कैसा सौदा है भाई, सौदा तो बराबरी का होता है, मन लिया है तो मन दो। कह रहे हैं तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। वो प्यार जो, जिसमें क्या है, जिसमें उक्ति, जिसमें क्या है, विरोधाभास है, माने ये क्या है, बेईमानी है, प्रेम के सौदे में भी बेईमानी, और कितने प्रेम से कह रहा है कवि। उसके बाद कह रहे हैं रावरे रूप की, ऐसा रूप का सौंदर्य वर्णन मैंने बहुत देखा, लेकिन एक प्रेमी ऐसा रूप का सौंदर्य का वर्णन जो हृदय को छू ले जाए। रावरे रूप की रीति अनूप है, नयो नयो लागे ज्यों ज्यों निहारिए, क्यों इन आँखिन की बानी अनोखी, आघाती नहीं कहूं आनी तिहारी। आपके रूप की तो रीति ही अनोखी है, अनुपम है। जो सौंदर्य की परिभाषा है नित नवीनता, सौंदर्य की परिभाषा यही है कि जितनी बार देखिए आपको नया लगे, नवीनता ही सौंदर्य की परिभाषा है। इसी चीज को व्याख्यायित करते हुए घनानंद जी कहते हैं कि सुजान आपका रूप कितना है, मैं जितनी बार आपके रूप की तो रीति ही नहीं है, अलौकिक है, अनूप है, अद्वितीय है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है। नयो नयो लागे ज्यों ज्यों निहारी, मैं जितनी बार देखता हूँ उतनी बार आप और हर बार नहीं लगती हैं, हर बार नहीं लेती। एक ऐसा कवि है जो पूरे टाइम अपनी प्रेमिका को भाषा में भी सम्मान से बात करता है। रावरे, भोजपुरी का रावरे, आप जो सर आप लोग हैं जानते होंगे, राउर कहा जाता है, एक सम्मान में आप
अपने प्रेमिका को सम्मान दे रहा है कवि कि रावरे आपके तो मतलब आप संबोधन दे रहा है, सम्मान दे रहा है, ये उसका प्रेम के प्रति सम्मान है, उस अपनी प्रेमिका के प्रति सम्मान है। और पूरा आप पढ़ते जाइए कि उजरनी बसी है इन आखियान में देखो, ये क्या है, आंखों में उजड़ापन बसा है। आप पूरा पढ़ डालिए, आंख से आंसू ना गिरे तो कहिए आप पढ़े हैं, आप सभी जानते हैं। ये एकदम ऐसे होता है ना, दिल तड़प उठता है कि क्या कवि कह रहा है, क्या दर्द है कवि के हृदय में, और कैसे मतलब इतनी ये इस ब्रज भाषा की शक्ति है कि इतना जितना जहां शब्दों की बाजीगरी आप कबीर में देखते हैं, वहां यह शब्द, यह प्रेम की पीर भी आप देखते हैं, एक हृदय भी देखते हैं। कवि का पूरा हृदय खोल के रख देता है इस भाषा के माध्यम से, अपनी सवैयों के माध्यम से। तो यह इस ब्रज भाषा की शक्ति है। उसके बाद कवि भिखारी दास का है, इतने सारे पढ़े हैं कि नैन नचाई कही मुस्काए, आ रहा है होली लला फिर आयो खेलन होरी। यह इस आप जितनी बार सुनिए उतनी बार ही वो आह्लाद, ये वो उत्साह, पद्माकर का है ना मैडम, ये संभवतः पद्माकर का है। हाँ पद्माकर, ठीक है। भिखारी दास का तो मैं बताने जा रही थी कि काव्य की रीति सीखी सुकवि ने सो, इस पे बताने जा रही थी। बहरहाल पद्मती राम का या अरे पद्माकर का या आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि हाँ, कि मतलब लला फिर नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। उसमें कितना होशियारी है, एक लड़की, एक बालिका की होशियारी, एक चतुराई और एक निमंत्रण भी। तो यह इस ब्रज भाषा की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है कि हम पूरा उत्सव पाते हैं, पूरा लोक है जुड़ा हुआ, समाज है, मतलब भाषा सबको लेके चलती, छोटी छोटी चीजों में खुशियां हैं, यह इस भाषा की शक्ति है। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक काल में। ब्रज भाषा अब धीरे धीरे आधुनिक काल चुकी, नए अभी तक दूसरी दरबारी संस्कृति थी या लोक संस्कृति थी, धीरे आधुनिक काल में चूंकि ब्रज भाषा उस रूप में गद्य का विषय नहीं रह पाती है, काव्य का ही विषय रहती है। लेकिन ब्रज भाषा धीरे धीरे अब चूंकि नया युग है, नई सोच है, तो नई भाषा खड़ी बोली बनती है। लेकिन अभी भी आधुनिक काल में, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में कुछ कवि ब्रज भाषा में ही रचनाएं कर रहे थे, जिसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाते हैं कि ब्रज भाषा में उन्होंने मातृभाषा प्रेम पर बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जिसमें एक है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूर। आज हम जो मातृभाषा दिवस पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं, वो वास्तव में इसी बात में यही इसका निष्कर्ष है कि बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हमारे हृदय की तकलीफ नहीं दूर होगी। जब तक हम अपनी मातृभाषाओं का विकास नहीं करेंगे, जब तक हमें अपनी मातृभाषा को गौरव नहीं देंगे, जब तक हम अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी मातृभाषा को महत्व नहीं देंगे, तब तक हमारे हृदय की वो पीड़ा, वह कष्ट नहीं दूर हो सकता। इसके साथ ही मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और शारदेंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज ये जो ब्रज, अवधी और भोजपुरी समागम का जो आपने ये प्रथम ये जो ब्रज भाषा को आपने इतनी खूबसूरती से उसके विकास को आपने प्रस्तुत किया, ये लगातार जो मैसेज आ रहे हैं मैम आपके लिए हैं, आप कभी इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, देखिएगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, स्नेहीजन जुड़े हुए हैं, आपके लोग जुड़े हुए हैं, सब इस उत्कृष्ट व्याख्यान से निश्चित तौर पर आप बहुत लाभान्वित हुए। आपने बता दिया भाषा की ताकत क्या होती है, राष्ट्र की राष्ट्रीयता को निर्धारित करती है, कलाकारों की वो सोच को निर्धारित करती है, और तो और सबके बीच में ये भाषाई ताकत है, मौन रहकर भी अपने प्रेम का इजहार कर सकती है, कभी शब्दों से और कभी मौन रह करके। तो ये तो बहुत सारी बातें नहीं कहनी है, क्योंकि आज हमें अपने अतिथि जितने भी हमारे मौजूद हैं, हालांकि अतिथि नहीं कह सकते, ये सभी हमारे अपने लोग हैं। एक खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आपको दिख रहा था, वो लगातार चल रहे थे, वो भी कह सकते हैं कि भाषा के जादूगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और हम चाहते हैं आप तक उनकी भावनाएं पहुंचे। और एक बात और बता दूं, एक निवेदन था, क्योंकि वो भाषा स्पेशलिस्ट हैं, सब हर चीज पे बोलते हैं, वो चाहे समसामयिक मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, एक अधिकार से बोलते हैं। इंग्लिश बहुत ही अच्छे से उनको आती है, इंग्लिश लिटरेचर के विद्वान हैं, हिंदी लिटरेचर के विद्वान हैं, जिस पर चाहें आप उनसे बुलवा सकते हैं। इसके बाद भी हम उनका भरपूर उपयोग करेंगे, हम अनुराग भैया को छोड़ेंगे नहीं। तो आइए शाहजहांपुर, अभी हमने बिजनौर से हम चले हैं, शाहजहांपुर तक हम पहुंच रहे हैं।
अवधि पर अपनी बात रखने के लिए श्री अनुराग पांडे सर, हिंदी अब प्रवक्ता केबीएस शाहजहांपुर से, मैं विनम्र सर आपसे विनती करता हूं कि आप आए और इस आभासी पटल को समृद्ध बनाएं, यह समागम अपने सर्वोत्कृष्ट ऊंचाइयों तक पहुंचे। सर आइए। सर आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ हाँ, गलती गलती रहा है, माफ कर दो भैया। जहाँ पर शारदेंद्र होए, जहाँ पर शारदा होए और जहाँ चंदन होए, हुआ पर ज्ञान विज्ञान के तो अपने आप ही धारा बह चली। तो आज हम अपने अवधि भाषा पर, अवधि मातृभाषा जो हमारी है, माँ की गोदी से हमको मिली है, उस पर बोला चाहिए है। और हम अवधि में बोलबे, हम या खड़ी भाषा ना बोल पेबा भैया। तो अवधि में आप बोले, सवाल हमारा यूं है कि आज एक दिन मिला है, बाकी साल भर 365 दिन तो हम मानक भाषा बोलते हैं, लिखते हैं। और आप बताइए, जब से आपका संदेश मिला रहा है तब से या एक अवधि के किताब हमरे तिर रहा है, या देखो दिखाई थे तुमका, देख लो नीचे बंशीधर शुक्ल रचनावली। ये पूरी रचनावली हम पढ़े लागे तो इनमें अनेक कविताएं हमका मिली। असल में एक समस्या है अपने समाज में यहाँ, जब आप लोग हमारी भाषा समझ लेते हो ना, समझते हो? समझ रहे हैं सर, हाँ, समझित है। तो हमारे साथ एक समस्या यह रहते है कि हम जब कुछ बड़ी बात कहा चाहते हैं, तो या तो हम अंग्रेजी या लैटिन या ग्रीक के एक आधा कोटेशन जब तक न डारी, तब तक हमका लागत है कि हम कम आदमी हैं, कम मानव हैं, कुछ लेस होमोसेपियंस हैं। ये हमारे अंदर भावना बनी रहती है, सबके अंदर है, विद्यार्थियों के अंदर, प्रोफेसर्स के अंदर, कि अगर वो अपने बात की शुरुआत करें, वो शुरू में यहाँ ग्रीक या लैटिन या सुकरात या अरस्तु या प्लेटो के यहाँ तनिक थोड़ा बहुत उद्धृत कर देते हैं, तो उनकी बात का प्रभाव दुगना तिगुना हो जाते हैं। मुला हमका यू लागत है कि 365 दिन में आज यू एक दिन ऐसा मिला है शारदेंदु की कृपा से कि हम अपनी भाषा में कुछ कह सके थे। तो आप बताइए, जब से हम जन्म लिया सीतापुर में, 19 जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ, जो सीधे सीधे अवधि भाषा के जिले हैं, जिसको बोली कह लो, भाषा कह लो, बानी कह लो, जौन मन हो तो कह लो, लेकिन रूप से स्थापना करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम जो हमारी समझ में आ रहा हूँ हम कह रहे हैं कि अगर अब है कहा जाए कि जो शारदा बहन जी बोली हैं, और हम कहती बहुत ही नीक बोलियो, कौनो दिशा छोड़बे न के हो, जी पर प्रकाश न डारियो, तो पहली नजर में थोड़ा व्यंग्यात्मक लगेगा। लेकिन हम नित्य अपने बाल्यकाल से ऐसी ही भाषा में जीते आए, तो कभी कभी हमें लगता था कि अगर किसी, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ अगर किसी पिता ने अपने बच्चे को डांटा और कहे भैया पढ़ लिख लियो ना, जिंदगी में भीखे मंगियो, कटवारा लेके घूमियो, और अगर वो न माने तो पिता कहते या माचिस रखी है, तुम लगाए दो आग, तुमहू तापो हमहू तापी। तो इसका जो हमने बचपन से लिया, तो अवधि का एक सर थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, आप एक जगह अगर बैठ करके सर शायद अच्छा नेटवर्क आएगा। अगर एक जगह बैठ करके सर आप जी जो सर। शब्द थे, मतलब साहित्य को हम भाषा से जोड़ देते हैं, ऐसा है नहीं। आप किसी बाजार में हैं, अपन एक ट्रांजिस्टर रख दो या टेप रिकॉर्डर रख दो, और दिन भर जौन वही बाजार में चलते हो, जौनी बातें होती हो, उका सांझ के यहाँ फिरते सुनो, तो आप देखिए उमा कोई मानक भाषा ना है, लेकिन संवाद में कोई कमी नहीं है। भावताव खूब होते, लेवा देही खूब होते, पैसा कम करावत हैं, वस्तु के आलोचना होते, लेकिन आए है कि केंद्रीय सरकार द्वारा कोई भाषा ठीक हो रही हो, कोनो गली कूचा में अपन ट्रांजिस्टर रख दो या टेप रिकॉर्डर रख दो, उनकी भाषा, किसी अवध के आंगन में जाकर के आप रेडियो मोडेल पर रख दीजिए, और सास बहू बात कर रही हैं, भौजाई और ननद बात कर रही हैं, तो का उमा कोई मानकीकरण नहीं है। लेकिन जो अभी शारदा बहन कह रही थी कि मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ मैडम के नाम का, तो वो जो कह रही थी कि मिठास है भाषा की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपनी अवधि है या भोजपुरी है। अभी एक हमारे साथ में शिक्षक थे, वो कह रहे थे कि किसी ट्रक पर लिखा था तो कि सटले तो गैले बाबू, ऐसे करके वो कोई वाक्य बोलते थे। तो मुझे लगता था कीप डिस्टेंस का ये अनुवाद नहीं है,
कीप डिस्टेंस में क्या है कि दूरी रखिए। अब दूरी रख के क्या करना नहीं, लेकिन सटले तो गईले बाबू में कितना अपील भी है, व्यंग्य भी है, हंसी भी है, और सावधानी के लिए तो वो खैर है ही है। तो हम आप बताइए, हम रमई काका की कविता सुने तने पहले सबसे अवधि साहित्य से परिचित भन, और घर गांव में यहाँ भाषा बोली सुन के परिचित भन। हमरे यहाँ चाचा हमका समझावे लागत रहे कि भैया तनिक थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो तो बस चिड़ैया बैठे हो, नोट पई हो, पैसा कमई हो, और अगर न पढ़ी हो लिखी हो तो यह खेती बाड़ी में यहाँ अपन हड्डी गला दिया हो, चमड़ी गला दिया हो, मिली राष्ट्र अंत में यहाँ मिली कुछ ना है। और दूसरा जो प्रौढ़ भाषा का ज्ञान हुआ वो रामचरित मानस ने हुआ, हमारी दादी पढ़ती रहे, हमारी अम्मा लगभग अब तक के जीवन में हर साल में रामायण के कई पारायण कर डालती हैं। और आपको बताएं, एक बार चंचरीक शब्द पर कुछ बात ऐसे है कि चंचरीक शब्द कौनी भाषा के शब्द आए, तो पता चला कि रामायण में हाँ अनगिनत बार जो है आवा है, जो शब्द चंचरीक, शार्दूल, अनगिनत बार आवा है शब्द। तो हम अपने बच्चन से कहा करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि संस्कृत के 60 लाख शब्द बिना कौन के, बिना किसी तकनीक के अगर जाना चाहते हो तो है कि रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो अपने आप ही के। और दूसर चीज, जब हम बहुत बन करके या जावा चाहिए थे अपने गांव में, हम वह जमीन ते पैदा भन, वह जमीन ते आगे आयन, लेकिन हमका यूं मालूम देते हैं कि ठीक है हम मानकीकरण में यहाँ कुछ आगे निकल गए है सेवा में, और कार्रवाई है, संप्रेषित इत्यादि लिखा है, हम कुछ आगे हो जाना है। लेकिन अब और अनेक उसमें क्षरण होता है अनेक का, क्योंकि एक बनाओगे तो अन्य को छोड़ना होगा आपको, और अन्य को साथ लेना है तो आपको विविधता का आदर करना होगा। तो हमारे ख्याल से ने अपनी अपनी जो हमारी माँ भाषा है, माँ बोली है, पंजाबी में तो उसको माँ बोली ही सीधे सीधे कहते हैं। तो हम जब जब अपने गांव जाए थे, अपनी अवधि भाषा में बात करी थे, अवधि भाषा के साहित्य का अध्ययन करी थे। एक जगह हमारे यहाँ बाबा बतावा करते हैं कि जब सूर्पनखा के यहाँ जो है नाक कान काट दीन लक्ष्मण, और वहाँ पहुंची लंका में यहाँ, तो वो पूछिस कि यह दशा तुम्हार कैसे भय, तो सूर्पनखा का समझावे लागी कि राजनीति बिन धन बिनु धर्मा। जब ऐसी बातें हमने सुनी कि अच्छा अवधि में यहाँ इतनी इतनी ऊंची ऊंची बातें कही जा सकती हैं, तो बाबा कहें भैया रामायण शुरू पढ़ लो, बाल कांड तने लेके और उत्तरकांड तक, तो तुमका समझ में आई जाए कि कौनो विज्ञान ऐसा है जौनी बोली में न कहा जा सकत हो, और कौनो ऐस तकनीक ना है, राजनीति ना है, दुनिया के कौनो विधान आए है जो तुमका अपनी माँ बोली में समझाई न जा सके। एक जगह रामायण में आवत है प्रसंग, अपने बच्चन को हम बताए थे 12वीं में यहाँ, कि सम प्रकाश तम पाख दुह नाम भेद विधि कीन, शशि पोषक शोषक समुझ जग जस अपजस दीन। तो उसमें ये कहा जाता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट इज इक्वल इन कृष्ण पक्ष लगे थे कोनो भौतिकी के यार मास्टर तब बढ़िया बताई पाई ना, हमका कहूँ बतावागा, इमा जत्ते विद्वान बैठे हैं उतनी बतावे हमका कि कबहू विज्ञान के कक्षा में यहाँ कौनो मास्टर साहब ये बताई हुए कि जो है और कुल हमका नहीं बतावागा, लेकिन कबहू दूध कही जाते है तो छोटी है आदमी जन जन
तो आप 60 करोड़ लोग तो केवल अब थोड़ा बहुत अंतर। निराला जी का उनको बहुत प्रेम मिला, अमीनाबाद में घुमा करता पैजामा, पैसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है उसको, उसी में आनंद आता है। अधिक बनावट अगर तो फिर सर हिंदी में भात खिला दो। अब अंग्रेजी में भात के लिए कोई विद्वान हमका बतावे कौन शब्द हुई। बहुत ज्यादा ज्ञान लगे हैं तो कुक्ड राइस कहते हैं, तो कुक्ड इज डिफरेंट टर्म एंड राइस इज डिफरेंट टर्म। लेकिन भात कहते ही आ जाता है कि पका हुआ भात, पका हुआ चावल। अब पके हुए चावल की अंग्रेजी हमने तो नहीं अभी तक ढूंढ पाए हैं, हम नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन कुक्ड राइस कहा है, बस इतना है। तो अनेक शब्द ऐसे हैं, जैसे भैंस पल्हाए गए मान लिया बोला जाता है, गैया पल्हाए गए। अब इसके लिए अंग्रेजी में शब्द या मानक भाषा में कौन सा शब्द है, ये हमें आज तक नहीं पता चला है। हमने एमए किया है लखनऊ विश्वविद्यालय से, और भी पढ़ाई की है, 20 वर्ष सर्विस में हो गए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अनेक बार यह बात आवत है कि अपनी हिंदी भाषा के विकास करे के लिए हमका शब्द ले लेक चाहिए। काहे तने विदेशी के शब्द ले लो, देसी भाषण के शब्द ले लो, पंजाबी के ले लो, गुजराती के ले लो। हालांकि अपनी देसी भाषण के प्रति आग्रह कम है, आग्रह तब ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम अंग्रेजी के शब्द खूब ले ली। ये एक विशेष आग्रह है कि खूब ले लो, छुआछूत न करो, जल्दी अंग्रेजी ले लो। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में तो हालत ये हो गई है कि नीचे अगर सिग्नेचर हिंदी में कर दिया है तो उस पत्र को हिंदी की मान्यता दे दी जाती है। पूरा पत्र आप इंग्लिश में लिखिए, नीचे केवल हस्ताक्षर अगर हिंदी में कह दिए हो तो वो हिंदी पत्र क्रमांक में दर्ज होने लगता है। हमार कहना यूं है कि काहे ना देसी भाषण तेने हम शब्द लिए थे, देसी बोलन तेने शब्द लियो ना भैया, क्या बुराई है। जैसे नीक शब्द है मान लिया, अब नीक शब्द क्यों अछूत है हमारे लिए। तुम बहुत नीक लागत है, तुमका खिचड़ी बहुत नीक लागत है। खिचड़ी में है पापड़ डाल दो, घी डाल दो, अचार ले लो, दही ले लो, बहुत नीके नीके खाए लो। या लीक पे चले जाओ तो नीक है। अब रही बात अवधि के लोक व्याप्ति के, तो अवधि अपने हिसाब से ने बहुत लोक व्याप्त है, लेकिन एक संकटो है। संकट यूं है कि प्रिंट में हनाए है अवधि, मुद्रित में है अवधि नाए है। शायद हमका लागत है भोजपुरी नाए है इतना ज्यादा, कहूँ थोड़ा मोटा समाचार लिखत हो तो लिखत हो। सर मैं ये चाहता हूँ कि सर आप एक जगह बैठ जाए, इसकी वजह से आवाज कट रही है। तो कुछ अच्छा मैसेज आ रहे हैं कि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आवाज अच्छा कटने की वजह से वो आनंद नहीं आ रहा है अच्छा अवधि अवधि अच्छा का। अच्छा, हमका माफ कर दो, हमका माफ कर दो, हम अपने यहाँ सुधार लिए थे। एक जगह बैठ जाए के कोई घटना है। नहीं, एक्चुअली आपकी आवाज कट अब रही है ना, एक तो बात है, ये तो रचना हम आपको सुनावा चाहते हैं कि अवधि में यहाँ जो भाषा का लालित्य है, आपकी आवाज सर कट गई है, और हम लोग तक आपकी आवाज नहीं मिल रही है। अनुराग सर लाइन पर हैं और वो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के बारे में। हम हरी डार के पत्ता हन पतझारन ते घबराई का, ई चला चली की दुनिया में झंझाते मुंह लुकवाई का।
धरती बीजन की खान बीजले जुगै जलम जुगाधिनते, तिल तिल पर लाखन जमा कमते, मौके ते और साकिनते, जब दाना ते बिरवा हो गन तो खाले पांव लचाई का, हम हरी डार के पत्ता हन पतझारन ते घबराई का। और एक और छोटी सी कविता है कि तुम बड़े भयो तो ताड़ भयो। हमारे क्षेत्र में जो जो लोग सफल हुए वो गांव छोड़ के चले गए। हमें लगता है हर जगह यह कहानी है, कोई एयरफोर्स में होगा, कोई सेनम चलागा, कोई उच्च शिक्षम चलागा, लेकिन जौन पढ़ लिख के गवा वो निकरे निगाह, वो गांव की तरफ दोबारा लौटा ना, जत्ते पुरखा ईटे लगाए गए रहे उतनी ईटे लागी रह गई, ऊपर बिरवा जाम आए, मकान सड़ गली गए, गिर गए, लेकिन दोबारा लौटे ना। गांव में कौन बचा है? जौन बूढ़ सूढ़ बचे वही बचे, जौन बेकार हैं वही बचे, विकलांग बचे। हम बहुत सीधी बात कह रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग गांव पर निबंध लिख लिख नंबर पाए पाए आईएएस बन गए, वही गांव अपन आवास नहीं बनाए। तो उमा है कि तुम बड़े भयो तो ताड़ भयो, ताड़ एक वृक्ष होता है, तुम बड़े भयो तो ताड़ भयो, तुम ते तो नीक कुकुर मुत्ता, जो भूमि पर छतुरी छाए है, और तुम लंबे हो के आसमान के यार भयो, तुम बड़े भयो तो ताड़ भयो। और एक अपने यहाँ के राज्यपाल हुए थे उत्तर प्रदेश के, वो राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी जो है वो निमसार गए, नैमिसारण्य, वहां उन्होंने पौधा लगाया। तो वहां एक कवि थे, उन्होंने कहा कि तुम बिरवा खूब लगाए रहो, कुछ बिन पानी के मर गए हैं, कुछ गर्मी में गल के सर गई हैं, कुंवारी कन्या के लड़के नस रोई हैं, पिटी हैं और मर गई हैं, दो हाथ गढ़वा मार डारे, फोटो खूब खिंचाए रहो, तुम बिरवा खूब लगाए रहो। कहीं कहीं बूटा कहते हैं पौधे को, कहीं कहीं बिरवा कहते हैं। तो मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जो अवधि का मूल स्वर है वो थोड़ा व्यंजनात्मक होता है, व्यंग्य उसमें निहित होता है, अंतर्निहित होता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो प्रिंट में न होने के कारण इन बोलियों का भविष्य अब संकट में है, ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको मानना होगा। और इसको जिलाने के लिए हो सकता है प्रकृति स्फूर्त कोई नया तरीका आ जाए। जैसे हमें याद है जब हम हाई स्कूल इंटर में थे तब कहा जाता था कंप्यूटर के आने से हिंदी भाषा चली जाएगी, लेकिन ये कथन झूठ साबित हुआ। और एक बात आपको बताएं, फिल्म निर्माण में जब ध्वनि प्रभाव आया, पहले मूक फिल्में बनती थी, जब ध्वनि प्रभाव आया तो चार्ली चैपलिन ने एक बड़ा लेख लिखा और कहा कि ध्वनि के आने से फिल्में मर जाएंगी। जैसा था उनका विचार था उन्होंने ऐसा दिया, लेकिन उनका ये विचार गलत साबित हुआ, ध्वनि के आने से फिल्मों में जान आ गई। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि जब हम ये सुनते थे कि कंप्यूटर के आने से हिंदी का लोप हो जाएगा, हिंदी का कोई स्थान नहीं रहेगा, वो बात गलत साबित हुई। आज कंप्यूटर के होने से हिंदी को पंख लग गए हैं, देश देशांतर में हिंदी जुड़ गई है, टाइपिंग हो गई है, वॉइस टाइपिंग हो गई है। तो बोली को लेकर के भी मैं भगवान से प्रार्थना ही कर पाता हूं कि शायद कोई ऐसी विधि आए कि हम बोली का अस्तित्व विलुप्त होने से बचा सकें। लेकिन है खतरा, क्योंकि प्रिंट में नहीं है, मुद्रित माध्यम नहीं है, और जो आज की पीढ़ी आगे आ रही है वो भाषाओं को लेकर के वैसे भी बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है। वो गीत तो पसंद करती है, गाने तो पसंद करती है, डांस तो करती है उन गानों पर, लेकिन वो भाषाई दृष्टि से अपने को बहुत अच्छा परिपक्व नहीं बनाती है। और इस परिपक्वता को कहने के पीछे कोई मेरा उद्देश्य या ध्येय ये नहीं है कि वो अध्येयता बन जाए, अपितु लोक मानस में रह करके लोक व्याप्ति जिस भाषा की है उसमें अपने को, ये फोन बंद करो, उसमें अपने को जिसको हम सर्वाइवल कहेंगे, भाषाई रूप से हम सर्वाइव कर सके, हमारी पहचान हो सके। मैडम ने एक जिक्र किया बांग्लादेश का, सोचिए उन्होंने अपनी भाषा के आधार पे ही लड़ाई मुख्य रूप से चालू हुई, मुख्य रूप से उनकी लड़ाई ही भाषा से हुई थी, बंगाली वर्सेस उर्दू, और उन्होंने उसके लिए अनेक स्त्रियों का बलात् अपहरण हुआ, मारी गई, सामूहिक कब्रें मिली। तो यदि इतनी कीमत चुकाई जा सकती है भाषा के लिए, अरे जानवरों को बचाने तक के मुहिम चल रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी, टाइगर सेव टाइगर की बातें हो रही है। तो भाषा और बोली में हमारी संस्कृति के पहिए लगे हुए हैं, और ये संस्कृति के पहिए हमको निरंतर समय पर गतिमान किए रहे हैं यात्रा में मानवता की। तो मैं शारदेंदु भैया अधिक विचार न रख करके मेरा सिर्फ यही कहना रहेगा कि
हम सबको कम से कम अपने घरों में, अपने कार्यस्थल पर, मित्रों में अपनी भाषा को बोलना चाहिए, अपनी बोली को बोलना चाहिए। कोई शर्म की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। और अनेक बार तो देखा गया है कि जहां जहां हम हैं अपनी भूमिका अगर अदा कर दें तो जरूरत नहीं है कि हम माउंट एवरेस्ट पे शिखर को कोसे या वहां किसी ने ध्वज क्यों नहीं लहराया। दिक्कत यह है कि हम जहां खड़े हैं वहां पर कैसे खड़े हैं, बस इतनी सी बात है। और हम तो भैया जब मौका मिलते अपन भाषा बोली थे, घर में बोली थे, कार्यस्थलों पर बोली थे, मौका पर थे बड़े बड़े बोले थे। अब चुनाव में हम सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए रहा तो हम सीडीओ साहब ने कहा लगन कि साहब ऐसा है, यू ऐसे इस व्यवस्था ही का उपाय हो चाहिए। एसडीएमओ साहब पे है बोलन, हम कहें भारत के हैं नाम, भारत के बोली अवधि है, कहाँ लिखा। अच्छा, एक और गजब की बात आप पाएंगे कि जो मानक भाषा है वो भावहीन भाषा होती है। आप देख लीजिए, मानक भाषा में आप किसी को प्रेम करके देखिए, कृपया आप मुझसे प्रेम करें, ये लिखा हो अगर कहीं पर, और बस उससे प्रेम शुरू हो जाएगा क्या। असम में हम रहे थे तो असम में कहते थे मोय अपनी भाल पाओ, या हम हिंदी में कहते हैं अनेक शब्द हैं जिनके जिनके माध्यम से तुम हमार करेज हो। अब तुम हमार करेज हो को जरा ट्रांसलेट करके दिखाइए, मानक भाषा में इसको कह करके दिखाइए। तो वो मानक भाषा जो है वो कार्यालयी भाषा है। और बोली के रूप में मुझे लगता है कि संस्कृति का पहिया है बोली, और अगर बोली बचेगी तो हमारे अंदर के जो बोल हैं वो आगे चल करके हमारे संतानों में जाएंगे। और अनेक विधियां हैं, अनेक कार्यशैलियां हैं, अनेक रिश्ते हैं। आप देखिए ना, आने वाले समय में हो सकता है फूफू, मौसी, मामी, और जिजिया, ये सब शब्द मेरा ख्याल है शायद लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका कहीं प्रयोग ही नहीं। अब अंग्रेजी में आंटी शब्द ने सबको कवर कर लिया, बुआ भी आंटी है, चाची भी आंटी है, अनजानी औरत भी आंटी है, घर की सगी चाची भी आंटी है, आप समझ लीजिए। जबकि हिंदी में इन सबके लिए बिल्कुल अलग अलग शब्द थे। हिंदी में हमसे कोई कहता है कोई मेहरुआ द्वारे आई है, हम नहीं कहते थे कि आंटी आई हैं। अब न जानते हुए हम आंटी कहते हैं, रिक्शे वाले को अंकल कहते हैं, अपने उसको अंकल भी कहते हैं। तो अब लोग कह देंगे कि ये तो बड़ी घिसी पिटी बात आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे घर का जो परिवेश है वो सड़क का परिवेश नहीं हो सकता, और सड़क का परिवेश हमारे घर का परिवेश नहीं हो सकता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कक्षा जो होती है और गांव की चौपाल जो होती है उनका नेचर बहुत अलग अलग है। गांव की चौपाल में आल्हा गाया जा सकता है, कक्षा में आल्हा नहीं गाया जा सकता है, आल्हा पर अध्ययन हो सकता है। तो मैं अपने से पहले जो वक्ता रही शारदा जी के भाषण को मैंने बहुत अच्छी प्रकार से सुना। उन्होंने और छोर पूरा एक कर दिया, बड़ा उदाहरण दिया उन्होंने। उसके समक्ष मेरी एक छोटी सी झलक रही, और हमारा उद्देश्य मेन रहा है कि हम अपनी भाषा में बोली तो थोड़ा बहुत हम 2 4 6 10 पंक्तियां बोले न भैया। और हमारा यूं कहना है कि कोई कत्तो विद्वान हो, अगर उनका एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया जाए तो उसकी अपनी भाषा जो है मूल वो उसके मुंह से शायद निकलेगी। और आज के इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हैं। शारदेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं जो हमरे मन में समझ में आवा तो हम बोलें। और हमरे हिसाब से एक बात है कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रीचिंग। तो अगर हम उनका अपने आचरण में अपनाए हैं तो जानो सपना अपनाए है। और यह हरि अनंत हरि कथा अनंता, नेति नेति जैसा मामला है। हम कुछ कहबे, शारदा बहन जी कुछ कही हैं, चंदन सर कुछ कही हैं, शारदेंद्र कुछ चाहिए, इतना धारा आगे बढ़त रही। और अवधी हो, भोजपुरी हो, बघेली हो, छत्तीसगढ़ी हो, सबका यह इतना कल्याण होत रही। अगर संवाद कायम रहा तो भाषा कायम रही, बोली कायम रही। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद कायम रही तो बोली कायम रही और सब कुछ ठीक ठाक चली। बहुत शानदार नीक भैया, बहुत अच्छा। इतना अच्छा मतलब कि आप बोलनी हमनी के इतना अच्छा लगा था। हम तब ठेठ बलिया कहीं, और जब हम 97 से गनी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े खाती तो या हम जबले पीएचडी कैली हमनी का खाली भोजपुरी में बोल दिया। और भोजपुरी का एक बड़ा को ताकत बाटे। अच्छा, भोजपुरी में ऐसे शब्द बाटे कि हमनी का प्रैक्टिकली में मतलब प्रयोग भी ऐसे करनी जा, चुहानी से छुपली उठा के ले आवो। बहुत आदमी समझे ना पाई कि हम बोलनी है चुहानी से छुपली उठा के ले आवो, तो बहुत उनके समझे में नहीं, सर से गुजर जाला। लेकिन इनमें ताकत बाटे, ई ताकत पूरा भारत का ताकत बा। ई ताकत हमारी संस्कृति और सभ्यता का ताकत बाटे। तो ये ताकत के और ही बचावे खातिर
आगे आवे के पड़ी, ऐसा प्रोग्राम भी करावे के पड़ी, प्रशिक्षण भी करावे के पड़ी, और आप लोग बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं अपने। अनुराग सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शारदा मैम आप निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा काम किया। जब तक अनुराग सर बोल रहे थे मैं लगातार देख रहा था, सभी लोग बता रहे थे कि आपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में अपनी बात रखी, क्षेत्रीय भाषा में बात रखी, स्वागत हो रहा था। अब चलिए हम छपरा चलते हैं। एक हमारे समझ जो मौजूद हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं और जानते हैं डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव सर, दिल्ली में सर पढ़े, जेएनयू के सर प्रोडक्ट हैं, गजब के विद्वान हैं हिंदी के। हमने रिक्वेस्ट किया था कि आज के दिन एक भोजपुरी पर सर आप अपनी बात रखेंगे, व्याख्यान देंगे, तो आप आइए चलते हैं हम छपरा, सीधे बिना किसी भूमिका के उनसे मुखातिब कराते हैं। हिंदी के एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर, हमने एक बार रिक्वेस्ट किया, उनके पास समय नहीं रहता है, विश्वविद्यालय के तमाम आज कार्य चल रहे हैं, लेकिन 1 घंटे से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिना किसी हिले डुले, बिना किसी बोर हुए, यही भाषा की ताकत है। तो सर फिर से आपका इस आभासी पटल पर स्वागत है और मैं बहुत ही विनम्रता से आपको बुला रहा हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव सर, छपरा यूनिवर्सिटी। सबका के प्रणाम। सरदेंदु भाई के ये अवसर देवला खातिर हम बड़ा धन्यवाद कहे के चाहतनी। भोजपुरी में ही केंगा कहाई हमरा नहीं पता, हाँ हम भोजपुरी माटिए के, लेकिन जौन चीज रउआ लोग इनके साथे भइल तौन चीज हमरो साथे भइल। सोचे विचार के जौन रास्ता बा, चाहे जीविका के जौन रास्ता बा, उ भोजपुरी होके ना जाला, उ हिंदी होके जाला, बा अंग्रेजी होके जाला। तो हमहू जे बा शिक्षित दीक्षित जौन भइनी तौन हिंदी में भइनी। आज रउआ लोगन से जब हम बात कहे के चाहतनी तो रउआ लोगन के ई लागत हुई कि कुछ टूट टूट के बोलत रहे, शब्द ढूंढत रहे। इहो लाग सकेला कि हिंदी के भोजपुरी में अनुवाद करके बोलत रहे। एक समय तक ले जब रउआ एक भाषा से दूसरा भाषा के बीच में यही दूल्हा पाती खेली ले तो रउआ कहीं के ना रही, ना रउआ दाहिने रहिले, ना रउआ बाएं रहिले। तो असल में तो संकट ये बा भोजपुरी के होके, बा ब्रज के होके, बा अवधि के होके। हमनी के भोजपुरी में एगो शब्द बा दोहमच, दुविधा के बरोबर के, कि हमनी का हई सका, हमनी का हई सका कौन चीज हई सका, ई बात के चिंतन लाग रहेला। अब ऐसा चिंता चिंतन जब लागी तो ओकर दूगो हिसाब बा वो चिंता से निपटे के। पहिल का हिसाब तो ई बा कि रउआ ई सवाले के टरका दी, कहीं के ऐसा कोनो सवाल नहीं थे, और रउआ जौन पहचान मिलल बा तौना पहचान के ओढ़ पेन के खूब चमकाई। अब जैसे हम रउआ केहू भी अपन एगो पेशेवर पहचान बा ओकरा के चमका सकतनी। हम कह सकतनी कि हम हिंदी के शिक्षक हई, सरदेंदु भाई कह सकता है कि हमरा भाषा से का मतलब, हमरा तो इतिहास से मतलब बा, कौनो भाषा में आवे। हम तो असल में मनुष्य के मेहनत के बात कही करता नहीं, मनुष्य अपना स्वभाव के साकार के लिए बा अपना मेहनत में। तो असल में तो आदमी के देखे के नजर चाहिए, वह इतिहास हो जौना भाषा में कह दो, भाषा कपड़ा हो बदलत रहेला आदमी। यही शारदा बहन चाहे अनुराग भाई कह सकते कि भाई भाषा के का बा, माने हमारे एगो भाषाई पहचान बा, एकरा साथे और ढेर खानी पहचान बा। तो ई सवाल के टरकावल भाई ऐसे दोहमच ना जाई, भीतर दुविधा ना जाई। दोसरी बा एकर खतरा बा, ये दोसर का रउआ कहीं कि हम जे बा से खाटिए सब आए। जैसे हम भोजपुरी कहीं तब कहीं कि हम तो भाई खाटी भोजपुरिया आए। अनुराग भाई जी बानी से कहीं कि हम तो खाटी अवधि माटी के आई। शारदा बहन कह के हम तो हिले ही यही ब्रज के, एकरा अलावा और कौन पहचान, हम खड़ा हो जाए लड़े के। अब फिर हमरा मन में कोनो स्वीकार के भाव ना होके, हमार पड़ोस जौन बा, भाषा के एगो पड़ोस होखेला, भाषा के पड़ोस होखेला, भाषा के विदेशो होखेला और लगा ही हो सकेला।
तो ओकरा प्रति कोनो स्वीकार भाव ना होके, अभा ओकरा से संवाद हमार ना होके, तो ई संकट रही। तो भोजपुरी के अतीत के बारे में हम ना कहे कुछ, भोजपुरी के अनुराग भाई जन कहनी है तना से हम सहमत बनी। वहां का कहनी है कि भोजपुरियों में ये हाल बा, कहाँ छपल बा कुछ, हम एकरा के लम्हर ना खींचे बा, हम थेथरइयो ना करे। माने बहुत लोग थेथरई करे वाला बा, हुआ 1000 साल के इतिहास भोजपुरी के बता दी और हुआ के छपल दिखा दी, तो थेथरई हम ना करे। हमरा इहो कहे में माने हमरा लगे ई तर्क नहीं के कहे के कि हम कोनो कबीर के उठा ली आ कहीं कि ना वो तो भोजपुरी में लिखत रहस। भाई लिखत ना रहस, बोलत रहस, आ जौना में बोलने वो बोली उनका साथे खत्म भई। उनका बोली के तो बहुत लोग अपना अपना बोली में कहलक, तो उनकर बोली का रहे हम कैसे जानते? बड़ा संकट बा। रुआ अगर पुराण पिछला चल जाए सब संत साहित्य के बारे में बतकही करे तो बड़ा माने चिंता होकेला, ढूंढे वाला लोग के बड़ा संकट होकेला कि असल में तो वो लोग के मूल कहल कौन हो, ये चीने प्रमाणिक ग्रंथ। सरदंदू भाई ये बात के बढ़िया से कह सकिले या समझ सकिले या बता सकिले कि प्रमाणिक कौना के कहल जाओ, कौन कबीर के हो, कौन कबीर के बाद के हो लेकिन कबीर के नाम से प्रचलित हो गए, कौन मीरा के हो आ कौन मीरा के बाद के हो लेकिन मीरा के नाम से प्रचलित हो। तो बड़ा ये सबके संकट बा। हम लोग से दूसरा चिंता के बात कहते हैं कि हम खाटी हैं, भोजपुरी भाषी हैं, ब्रज भाषी हैं या फिर हम अवधी भाषी हैं, हम खाटी। मातृभाषा के ऐसा चिंता अगर हमरा घेरे तो का हुई हमरा साथ? यही सवाल के हम अपना पर अगर लागू करिए अपने सवाल के थोड़ा टाइम होके तो एक बारे में हम बात कही करें। भोजपुरी में एक घड़ी ये बड़ा चलल, भोजपुरी का पक्ष में कुछ तर्क दिया। तर्क का बा रउआ जानता नहीं। एगो तर्क दियाला संख्या के, आ दोसर का तर्क दियाला विस्तार के। संख्या के तर्क ही बा कि भाई 20 करोड़ लोग जे बा विश्व पटल पर भोजपुरी बोले वाला लोग बा कि इतना में तो कितना यूरोप के देश समा जाए। 20 करोड़ लोग चली। दोसर का तर्क लोग देवेला जनसंख्या जनगणना वाला, तो कहला कि छोड़ दी वैश्विक पटल के बाद 2001 के जनगणना उठाई तो हमें 3 करोड़ लोग कहले रहे कि हमार भाषा जौन बाटे तो भोजपुरी है, मातृभाषा भोजपुरी, ई कहले रहे। अब ओकरा में ई नइखे नोट विधि नइखे जनगणना में ई कहे के कि रउआ कहतनी अपना के भोजपुरी भाषी तो रउआ के दर्ज करी हिंदी है, जे आई उर्वा के दर्ज करी हिंदी भाषी में। कहे कि हिंदी भाषा के उपबोली के रूप में, उप क्षेत्र के रूप में भोजपुरी के स्वीकार करल बा, लेकिन उहे डॉक्यूमेंट में यो लिखल बा कि 3 करोड़ लोग 2001। दोसर का तर्क दियाला विस्तार के, ओकरा में कहल जाला कि भाई भोजपुरी बिहार में बोलल जाला, झारखंड में बोलल जाला, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा में बोलल जाला, मध्य प्रदेश में बोलल जाला, छत्तीसगढ़ में बोलल जाला, पंजाब के कुछ शहरन में बोलल जाला। एकरे के औरो बढ़ा ली, वो कहीं कि मुंबई में बोलल जाला। भाई बोलल जाता तबे नु मुंबई में गीत बनल, मनवा माँ कसक होई बे करी, आज से तोरे बोला था। भैया लोग कि दिल्ली में बोलल जाला, तब दिल्ली में बोलल जाला तो अब तो वहां के मुख्यमंत्रियों लोग छठ करवावता। रुआ कहीं रुआ ई कहीं कि हमने के तो गिरमिटिया मजदूर के इतिहास खींच के ले आई, रुआ कहीं कि अहे बानी सब हमनी के तो सुरीनाम बानी सब, मॉरिशस बानी सब, गुआना बानी सब आदि। तो ये एगो विस्तार के तर्क हो गए। तो अब संख्या बा रुआ लगे और रुआ लगे विस्तार बा। एकरा से सहारे रुआ का कहे के चाहता? एकरा सहारे जौन कहे के चाहता लोग जे भोजपुरी के राजनीति करे वाला लोग बा, होके के चाहिए राजनीति, अच्छा बात। रुआ के पहचान देवेला, रुआ के ताकत देवेला, रुआ के राज माने देश का मानचित्र पर स्थापित करे, रुआ के बदकही करे लायक बनावेला, तो लोग करता। तो का कौन चीज के राजनीति चलल बा भोजपुरी में? भोजपुरी में राजनीति जौन चल बा बरसों से उ बा कि संविधान के फलाना अनुसूची में भोजपुरी के रुआ
जगह दी। कहे के मतलब भोजपुरी के कुल लड़ाई यह बात पर केंद्रित बा, राजनीति में कम से कम, कि अगर सरकार कहीं संविधान में हमनी के जगह दे देलक तब तो हमनी का बाने जा, आना तो हमनी का वही बानी, ऐसे वैसे डोलत बानी, हमनी का नहीं की। एकरे के हम संकट के रूप में चीने के कोशिश करत कि हमार पहचान, हमार मान्यता और केहू से सिद्ध नहीं के होकर, इस सिद्ध होकर था केकरा से? सरकार से। सरकार बहादुर मान ले हो तो हमनी का बानी सब एगो भाषाई समुदाय बानी सब, सरकार बहादुर नहीं के मानत तो हम भाषाई समुदाय नहीं के। यह चिंता के रुआ विस्तार करी कि चिंता आइल कहां से, तब रुआ ये पता लागी कि असल में तो केहू के जियल हमनी का जिए के कोशिश करत। हम के मतलब रुआ यहाँ पे भोजपुरी भाषा के बोले वाला लोग के समझे के रुआ से निवेदन बा कि भोजपुरी भाषी हम कि केहू के जियल हमनी का जिए के कोशिश करत की कर जिए। हमनी कहे जेकर जियल जिए के कोशिश करते हैं ओकरा के चिन्हल बड़ा आसान बा। हिंदी भाषी मध्य वर्ग के जियल हमनी का अब जिए के कोशिश करत। अब हिंदी भाषी जो मध्य वर्ग बा उ जौन कौना चीज के जियले बा, उ असल में एगो लड़ाई के जियले बा, जो लड़ाई में नागरी लिपि के आंदोलन बा, हिंदी भाषा के आंदोलन बा, हिंदी के उर्दू से अलगैला के आंदोलन बा, हिंदी के ई दावेदारी के लड़ाई कि असल में तो हिंदी भाषा बड़ा पुरान भाषा हो, एकरा भीतर उ सब भाषा बारी सब जौना के बोली कहल जाए। गौर करे, हिंदी का पेट में सब बोली समा गई। माने हिंदी के आदमी जब खड़ा होकेला तो वो हिंदी के बात कही जब करे लगी तो ओकरा लगे आपन बात कहे के बड़ा कम बा। भारतीय हिंदुओं का लगे जगह नहीं थे, उनका कविता में तो नहीं थे, उनका लेख ओख में बा। ओकरा बाद से हिंदी के दावेदारी। अब रउआ कहे कब हिंदी के बारे में बात कही जब रउआ ये पूरा क्षेत्र में जितना भाषा बारी सब पहले तो ओकरा के रउआ कोनो हसुआ हथौड़ी उठा के कहीं की भाषा ना है सब बोली है, ई एगो विभावन रउआ लगा दे, तब बड़ा झंझट, तब दिक्कत नहीं है। तब रउआ कह दे कि भोजपुरी बोली, अवधी बोली, ब्रज बोली। ओकरा बाद एकरा में जौन ज्ञान राशि बा तवना के रउआ कह दी कि हिंदी के ज्ञान राशि, तब ओकरा के हिंदी साहित्य के इतिहास का भीतर दाखिल कर ली। ऐसे दाखिल करी ताकि हिंदी के जौन दावेदारी बा राष्ट्रभाषा होके के उ पुष्ट हो जाए, कहीं कि समस्त देश की भाषा है हिंदी। इतना भाषा के बल लेके आवता है, ऐसे समस्त भाषा के तर्क बुझाता, लोकतांत्रिक तर्क बा। लेकिन यह लोकतांत्रिक तर्क का भीतर का बा कि पहचान के छोटाई बड़ाई बा। रउआ कहता नहीं अपना के भाषा माने कि हिंदी के, बाकी के रउआ का कहता नहीं कि वो बोली हो। तब अंग्रेज के बतावल एगो भेद रउआ अपना मन में बैठा लेता नहीं, वही भेद से रउआ एगो के बोली ठहरावता नहीं, अपना के भाषा ठहरावता नहीं। उ भेद का हो? उ भेद हो कि भाई तारा लगे तार लिपि बा कि ना, ये बता दो। भाषा होके खातिर लिपि भइल बड़ा जरूरी बा। दोसर का भेद बा कि तारा लगे तहार लिखित साहित्य बा कि बोलल का ना लिखल का, कोनो हस्तलिखित प्रति देखाओ, साहित्य रचाई रहता रही। अब ई दूगो जौन बा तौन बहुत सारा जौना के बोली कहल जाला तौना का लगे नहीं। ई सब चिंता बहुत बात के चिंता, वो समाज का वो कहूं के ना चाहिए। जहां रहुआ जौना के चिंता नहीं के वो चीज ना हो,
तो रुआ ओकर लिपि खोजे जाता नहीं, ओकर साहित्यिक साक्ष्य खोजे जाता नहीं। कहते नहीं कि नइखे तारा लगे ऐसे तू बोली बन के रहो। हिंदी के तरफ से, हिंदी से भी पहले भाषा विज्ञान का तरफ से, भाषा विज्ञान से भी पहले अंग्रेज बहादुर का तरफ से ये बात हमनी के कह दिया। हमनी के हिंदी के मध्यवर्ग जौन बा, ये बात पूरा हमनी के बोली के जौन जनपद बारी सा ओकरा पर लागू कर दिलक। लागू करके भोजपुरियों के ऊ देखलक, अवधियों के देखलक, ब्रज के देखे में संकट रहे, ब्रज का लगे रहे, ब्रज अखिल भारतीय साहित्य के भाषा रहे एक टाइम में। भइल का कि जब बाकी जनपद के बोली के रुआ भाषा के रुआ बोली कह दे, तब रुआ ही कह दे कि देखिए हम और परिष्कृत रूप है, हम और विकसित रूप है, माने हिंदी विकसित रूप हो। रुआ तनी पहले भइल बानी, ऐसे उतना परिष्कार रुआ में नहीं। तो हमरा घरे आई, बैठी, शिष्ट बनी, अदब सीखी, तरीका सीखी, हमरा घरे रही, उप क्षेत्रीयता कहाई, उपराष्ट्रीयता कहाई, संभव हो तो हमरा में योगदान दी, हिंदी में योगदान दी। हमरा कहे में संकोच नहीं थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे बड़का उपन्यासकार, सबसे बड़का आलोचक और सबसे बड़का कवि, जब जानते नहीं हम केकरा कहते नहीं, हम प्रेमचंद के कहते नहीं, हम प्रसाद के कहते नहीं, हम रामचंद्र शुक्ल जी के कहते। इस सभे भोजपुरी भाषी इलाका के हो, लेकिन ये लोग अपना घर में चाहे जौन भाषा बतियावत होके, सार्वजनिक जनपद में एक पंक्ति लोग भोजपुरी में ना लिख सकत, ऐसे ना लिख सकत रहे कि ये लोग एगो बड़का जिम्मेदारी अपना कंधा पर ले रहे कि एगो देश के एगो भाषा गढ़े के तो ना करलक लोग। आ जौन बात हम प्रेमचंद खातिर कहता नहीं, तौने बात रहुआ निराला से का बारे में बुझी, तौने बात रहुआ महादेवी के बारे में बुझी। महादेवी तो ब्रज भाषा के रही, अगेर के वैसे जन्म हमनी के तरफ भई रहे, लेकिन वो कायदा से कहीं है पंजाब के। मुक्तिबोध जे नेतृत्व कैलक, चाहे आगे जे नेतृत्व कैलक हिंदी के, वो तो मुक्तिबोध तो कहीं है महाराष्ट्र के। तो बाकी भाषा के लोग आके हिंदी में जोग दे, ये स्वीकृत हो गई। एक बड़ा घाटा हुई, वो घाटा के पहचानल चिन्हल बड़ा जरूरी बा। वही के बारे में छोट मोट बात कही, आगे 2-4-10 मिनट में हम करे रुआ से का घाटा बा। देखिए चिन्हल कहे जरूरी बा। भोजपुरी में एने कब एगो गीत चलल बा, बड़ा रोगो लोग इनका तरफ बाजल हुई। वो गीत रहे, हमने क्या चुनाव हुए तो चल रहे, मुंबई में का। तो वही रुआ पूछी कि भोजपुरी में का बा। तो जब रुआ ये सवाल करे कि भोजपुरी में का बा, तो रुआ के बतावे खातिर बड़ा तर्क तैयार बा भोजपुरी में कि भोजपुरी में हई बा, हई बा। अब अपने सुनी कि का बा भोजपुरी में। भोजपुरी भाषी लोग ये कही रुआ से, मैंने ओकर जे विद्वान कहा था, वही कही कि भाई देखा भोजपुरी के साहित्य 1000 साल पुरान, उखट से गोरख के बानी के तरफ चल जाई, ओकरा के ऊ कह दे। फिर रुआ से ऊ कही कि लिपि उपी के बात छोड़ा, ये अंग्रेज के बात कही। हमरा लगे अब हम तरह के कहते नहीं कि भोजपुरी वाचिक संस्कृति के हिस्सा, ये हमारे गुरु जी लिख ले बार, मैनेजर पांडे के बात कहते नहीं, माने हमरा कान छुए के चाहिए अपन, तब उनका नाम रखे के चाहिए। ये भोजपुरी वाचिक संस्कृति के हिस्सा, मौखिक संस्कृति के हिस्सा, एकरा लगे कहां लिपि उपी मत दे कि ये तो बोलला में रहल। तो एकर कुछ वो खोजे के बाद तो बोली में खोज, तब एकरा से का चीज कही लो, एकरा के हमनी के अपना पढ़ाई लिखाई का भाषा में कहे नहीं, एसेंशियलाइजेशन।
कि भोजपुरी में का बा के मरम बुझे के बाद तो भोजपुरी का लगे लोकगीत बारिश उहाँ चलावा, उहे असल भोजपुरी ई कह देवेला। ऐसा कहे वाला बहुत लोग बा। तरुआ बड़ा शोध मिली ये बात पर कि भोजपुरी में संस्कार गीत, भोजपुरी में जाति व्यवस्था, मन बहुत सारा कई लोके गीत का सहारे वो जातीय व्यवस्था कर दिए, लोके गीत का सहारे वो शादी ब्याह मेहरारू सबके दुख, किसान सबके दुख, सब दुख वही में खो जाए। भोजपुरी के पहचान गीत तक, गीत मर्म ई बात कहे के मिल जाई। जब रुआ ई कह दे कि भोजपुरी गीत तक सीमित बा, भा यही तर्क के रुआ विस्तार करें और वही कह दी कि ब्रज भाषा अपना कविता तक सीमित बा, रुआ ई कह दी कि अवधि अपना व्यंग तक सीमित बा, अपना कविता तक सीमित बा, तो रुआ असल में बड़का मैदान तक लड़ाई के छोड़ देनी। अब रुआ लगे का रहल कि गोर भर जमीन रहल जहां पर रुआ गोर अपन टिकैले बन, आ वो छोट चीज के बचावे के लड़ाई रुआ लड़ता। वो के रुआ से ले ली, कही कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, सड्डे नाल रहेगी तो ऐसे करेगी। रुआ से कह दी क्यों, हिंदी वो कह ले भैया, एक जमाना से कह दिया तो लोग हिंदी का गाड़ी पर बैठा, अपन गाड़ी दौड़ोलक। हिंदी में एगो बढ़िया मिडिल क्लास बा, बड़ा वैश्विक मिडिल क्लास बा, ओकर प्रतिस्पर्धी भोजपुरी में एगो मिडिल क्लास पैदा भई। ओकर ही तर्क हो कि रउआ हमरा के 8वीं अनुसूची में जगह दी तले हम राजनीति करता नहीं, आई सब हथिया औजार रउआ देखी, यही हमरा लगे इतिहास बा हमार, यही हमरा लगे लिपि बा, अब लिपि नहीं कहता देखी लोकगीत बा, ई सब बात कही लोग करेला। एक एगो छोट उदाहरण हम रुआ के देव, बड़ा उद्धृत कल जला वो किताब कृष्णदेव उपाध्याय, सही नाम अगर हमरा याद रह गइल बा तो बलदेव उपाध्याय जी के भाई। बलदेव उपाध्याय के हमनी का जानी जैसे हिंदी साहित्य के आदमी, उनको बहुत सारा किताब से, लेकिन विशेष किताब उनकर जौन बा हिंदी में काव्य शास्त्र पर लिखा, तो संस्कृत के वहां का माने बड़ा भारी ज्ञानी रही, पद्म भूषण मिल रहे, बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही वहां का, तो वहां के भाई यहाँ का भोजपुरी पर ग्रंथ लिख ले बानी, वहां के भोजपुरी के ग्रंथ पर बड़ा आधार बना के शोध वगैरह होके। उपाध्याय जी के पिताजी के बारे में बात करें तो वहां के भागवत पुराण के बड़ा हरहुए जनपद के नहीं सरदेंदु बाबू हमारा बलिया के, तो वहां के जो प्रसिद्ध किताब बा भोजपुरी भाषा पर कृष्णदेव उपाध्याय की, ओकरा में वहां का लिखले बा, ई रुआ से हम एक जगह रुआ से हम वहां के पंक्ति हूबहू कहे और वही हम अपन बात खत्म कर दे। 2-3 पंक्ति बा, जितना धीरे से सुन ले गइल बा तो 2 बात और सुन लिया। भोजपुरी जनता 100% राष्ट्रीय, गौर करे भी हमार शब्द ना, जे मानक ग्रंथ भोजपुरी के इतिहास का बारे में लिखा था, जे बहु उद्धृत बा, आज एकरा ग्रंथ के आधार बना के भोजपुरी में आंदोलन चलता, वो आंदोलन के कल्मिनेशन ए बात में होखे वाला बा कि 8वीं अनुसूची में जाओ, वही लिखता कि भोजपुरी जनता 100% राष्ट्रीय, वह समस्त भारत को अपना देश समझती, इसलिए यहाँ के निवासी प्रांतीयता, क्षेत्रीयता या स्थानीयता के क्षुद्र बंधनों में बंधना नहीं चाहते। इसी राष्ट्रीय भावना के कारण लगभग 6-7 करोड़ संख्या में विद्यमान होने पर भी भोजपुरियों ने कभी प्रांतीयता के प्रश्न को नहीं उठाया। भोजपुरी भागों का मूल मंत्र है कि यह भारत देश हमारा है, यह देश महान, हम भारत की संतान। इस प्रकार जब समस्त देश ही अपना है, तब प्रांतीयता अथवा जातीयता की भावना कहां से पैदा होती है? ये कृष्णदेव उपाध्याय का लिखा।
ये उद्धरण पे रहुआ गौर करी, एकरा में भोजपुरी भाषा का बा, कैसे बा, एकरा बारे में कुछ नहीं के कहल, लागत बर्बा एकरा बारे में ही कहल जाता कि भोजपुरी भाषा का होके के चाहिए 100% राष्ट्रीय। तो ए भाई ई कैसन राष्ट्रीयता रहुआ बनावतन, जमुना में हिंदी के होके तो राष्ट्रीय भइल जा सकता, अवधी के, ब्रज के, भोजपुरी के होके राष्ट्रीय नहीं के बनल जा सकता। आ केहू तमिल होके आपन दुख कहता तो वो हमारा भोजपुरी पीड़ा के भाई नहीं के हो सकता। कैसन राष्ट्रीयता रहुआ बनावत। हमनी के भोजपुरी भाषी समाज के संकट ये बा कि हमनी के जब अपना समाज के पहचाने चीने के चलत नहीं, तो अपना भाषा के चीने के, अपना समाज के चीने के जौन हथिया औजार हमनी का रख ले बनी से, वो औजार हमनी के ना, वो औजार हिंदी के दे, हिंदी के होके हमनी का भोजपुरी पर विचार करेंगे सब। ऐसे जब हिंदी के होके भोजपुरी पर विचार करे सब, तो हमनी का सहज हुए लौकी कि जौन जौन हिंदी में भइल बा तौन तौन भोजपुरी के साथे हो जाओ, तो हो गई भोजपुरी। ये संकट से उबरल बड़ा जरूरी बा। ये हमरा लागेला, हमरा बड़ा अच्छा लगा लोग मौका देनी हमरा के अपन बात रखे। हम नहीं जानत कि हम कितना बात अपन ठीक से कहे सकनी है, कितना अपन बात के ठीक से रखनी है। बाकी हमरा लगता कि कुछ बात हम साझा कही नहीं, तो मन तनी हलुक बच। बहुत प्रणाम सबके के, धन्यवाद। ये डॉक्टर चंदन कुमार श्रीवास्तव सर थे और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सहायक आचार्य हैं। आपने उनकी बात सुनी। चुनौतियां आंतरिक भी हैं और बाह्य भी हैं, हमें उससे निपटना पड़ेगा ही। ये केवल पहचान का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को किस तरह से इसकी सांस्कृतिक परंपराओं को निभाते हुए और अच्छे ढंग से, एनईपी ने भी यही कहा है, हम इसके अपने जो उद्देश्य हैं देश के विकास को कैसे निर्धारित करेंगे, इससे भी सीधे सीधे मुद्दा जुड़ा हुआ है। ब्रज, अवधी और भोजपुरी ये समागम हुआ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर। हमारे साथ शारदा मैम बिंजौर से जुड़ी हैं, अभी भी हैं। श्री अनुराग पांडे सर शाहजहांपुर जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर चंदन कुमार श्रीवास्तव सर छपरा जुड़े हुए हैं। सभी अतिथियों के प्रति मैं हृदय से, और जितने लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने आप सभी लोगों को बड़े गौर से सुना, और मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे, एक तो ये अपने मातृभाषा में बात करते ही हैं, कल से और भी बात करेंगे, ये प्रण करेंगे कि नहीं मैं अपनी मातृभाषा में ही कम से कम घर में तो बात करूंगा ही। मैं कहता हूं कि कल से नहीं मित्र, आज से ही प्रयास आप लोग करिएगा, भोजपुरी में बोलिएगा। मैं तो भोजपुरी में, हम तो कभी भी हम जाई ना, इस समय हम आवास पर बैठल बानी रोहिणी टावर, कपिल वस्तु का धरती हुए। जब हम एरिया से बाहर जाई ना, बाहर बरामदा से बाहर, तब हम हिंदी में बोली ना, हम तो खाली भोजपुरी में बोली ना। अपनी घर में हम भोजपुरी में बात करी ना। मातृभाषा कैसे शक्ति कैसे प्राप्त करेगी ये मत सोचिए, हम कैसे अच्छे से इसको अपने यहाँ निभा सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति का मैटर है, ये सोचने की जरूरत है। सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। जो लोग हमारे साथ इस कारवां में जुड़े रहे, ऑनलाइन लगातार लोग देखते रहे, उन सबके प्रति भी धन्यवाद। फिर से एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए विषय पर हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे, मिलेंगे एक नई तारीख में, नई डेट में। केवल इतना कहना है, शरदेंदु लाइव ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका कार्यक्रम है, इससे साथ जुड़िए। ये जो महारथी अपने अपने विषयों के दिग्गज हमारे साथ रहते हैं, ये आते हैं, इनकी बातों को अमल करिए, समझिए। और अगर यहाँ आप ऑनलाइन नहीं जुड़ सके, शरदेंदु लाइव यूट्यूब चैनल पे आइए, टीवी में देखिए, मोबाइल में देखिए, लैपटॉप में देखिए, समझिए। अनुराग सर को देखिए कैसे उन्होंने बोला, शारदा मैम को देखिए कितना भाव विभोर होकर उन्होंने बोला, और आप चंदन सर को देखिए, उन्होंने ये बताया यीशु केवल एक्सटर्नल नहीं है, आंतरिक भी है, उससे भी चुनौतियों का समाधान करना पड़ेगा। मनन करिए, चिंतन करिए। ये प्रश्न मैं आपके बीच छोड़ के जाता हूं,
एक नए तारीख के लिए, एक नए डेट के लिए। तब तक सभी को प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।